हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं ग्रासनली और आमाशय के बारे में, जिसमें दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि आपके पाचन क्रिया के संपादन में जो ग्रासनली है और जो आमाशय है वो अपनी भूमिका किस तरीके से निभाता है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से जान चुका कि जो मुखगुहिका होती है वो वास्तव में क्या होती है और मुखगुहिका के अंदर पाया जाने वाला जो आपके भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और साथ ही उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो सारा चीज हम लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से समझ पाया था। अब दोस्तों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो आपके मुखगुहिका और जो ग्रसनी है उसके आगे का जो प्रोसेस है उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुखगुहिका और ग्रसनी से आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है किससे, तो वो स्टार्ट होती है इस पाइप से। ये जो पाइप देख रहे हैं ना, ये वाला पाइप, इसी पाइप से, इसी नली से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो आप पाइप देख रहे हैं, ये जो नली आप देख रहे हैं, इस नली को कहते क्या है। तो दोस्तों आप देखना कि ये जो नली है आपका वो किससे जुड़ा हुआ है, यानी शुरुआत में, मतलब इस नली की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है। तो दोस्तों इस नली की जो शुरुआत है वो मुखगुहिका से होती है, यानी ये जो नली है आपका वो मुखगुहिका से जुड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो आप मुखगुहिका देख रहे हैं और मुखगुहिका से जुड़ा हुआ जो आप नली देख रहे हैं, और ये जो नली है वो जा कहाँ तक रहा है, तो ये जो नली है आपका वो जा रहा है, देखिए ध्यान से देखना, देखिए ये जो नली है, ये जो नली है वो कहाँ जा रहा है, तो वो जा रहा है इस वाले पार्ट में। और इस पार्ट को जानते क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं, ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं इस पार्ट को बोलते हैं आमाशय। क्या बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके मुखगुहिका से और जो आमाशय होता है उसको जोड़ने वाली जो नली होती है उसी नली को क्या बोलते हैं, ग्रासनली बोलते हैं। परिभाषा के तौर पर अगर देखें तो बताया जा रहा है मुखगुहिका को आमाशय से जोड़ने वाली लंबी, पतली तथा मांसल संरचना वाली कर्माकुंचन नली ग्रासनली कहलाती है। तो हर एक चीज को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपने समझा कि जो आपकी ग्रासनली है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो स्टार्ट होती है मुखगुहिका से। और ये जो नली है आपका वो कहाँ तक जाती है, तो दोस्तों ये जो ग्रासनली है आपका वो जाती है आमाशय तक, ठीक। जो आप आमाशय देख रहे हैं वहां तक। अगर ये नली आपके मल द्वार तक जाएगी तो उस स्थिति में ये जो आपका नली होगा वो बन जाएगा कैसा, वो बन जाएगा आहार नाल के जैसा, क्योंकि जो आहार नाल होता है वो मुखगुहिका से प्रारंभ होकर मल द्वार तक जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुखगुहिका से लेकर कहां तक, तो मुखगुहिका से लेकर आमाशय तक। तो दोस्तों ये जो ग्रासनली है ना वो जानते कैसा होता है, वो होता है लंबा, जो कि आप देख सकते हैं लंबा है। उसके बाद होता है पतला, ये दोस्तों बहुत पतला होता है, वो इतना पतला होता है कि आप विश्वास नहीं कर सकते कि इस नली से आपका भोजन उतर भी सकता है। आप जो भोजन अपने मुख के माध्यम से ग्रहण करते हैं, जो खाते हैं, आप इस अगर नली को देखिएगा तो आप भरोसा नहीं कर पाइएगा कि आपके मुख द्वारा ग्रहण किया गया जो भोजन है वो इस नली के माध्यम से आपके आमाशय तक जाता होगा। क्योंकि दोस्तों इतना पतला होता है कि ऐसा बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता कि इस नली से जो भोजन है वो होकर आमाशय तक जाता होगा। तो दोस्तों देखिए ये जो नली है ना इसमें एक गुण पाया जाता है, इसमें गुण पाया जाता है भाई कैसा, तो इसमें गुण पाया जाता है कर्माकुंचन का। मैं बताऊंगा कि कर्माकुंचन क्या कहलाता है। यहाँ पर देखा आपने कि ये जो नली है वो लंबा होता है, पतला होता है और साथ ही मांसल संरचना वाला होता है। मांसल कहने का मतलब कि इसमें कोई भी आपको हड्डी नहीं मिलेगा, यानी ये बिल्कुल मांस का बना हुआ रहता है, यानी मांसपेशियों का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो मांसपेशियों से बना हुआ जो आपका ग्रासनली है वो इतना पतला होने के बावजूद भी इससे आने वाला जो भोजन है वो क्यों आमाशय तक पहुंच पाता है, आमाशय तक सरलता पूर्वक। बिल्कुल भी हम जब खाते हैं और हमारे गले से यानी ग्रासनली से जो भोजन है जब वो आमाशय तक पहुंचता है तो उस स्थिति में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा नहीं महसूस होता कि जो हम भोजन खा रहे हैं वो भोजन मतलब कि बहुत ही परेशानी से हमारे आमाशय तक जा रहा है, ऐसा होता है आपको फील नहीं होता है, ठीक। तो आप समझना दोस्तों कर्माकुंचन का मतलब होता है, कर्माकुंचन का मतलब होता है थिथिलन, सिकुड़ाव,
या फैलना, यानी कि जैसे कि मान के चलते हैं, अगर एक रस्सी को आप हिलाइएगा, ऐसे से रस्सी को हिलाइएगा और हिला कर छोड़ दीजिएगा, तो उस स्थिति में दोस्तों जो आपकी रस्सी होती है वो क्या करने लगती है, वो दोस्तों कंपन करना शुरू कर देती है, अर्थात तो उस रस्सी में कंपन के गुण को देखा जाता है। ठीक वैसा ही दोस्तों जो गुण है वो आपके ग्रास नली में भी पाया जाता है, अर्थात जब इस ग्रास नली के माध्यम से भोजन का प्रवेश होता है और जब इस ग्रास नली में भोजन प्रवेश करता है तो इस ग्रास नली में भी ऐसा ही कंपन दोस्तों स्टार्ट होता है, ऐसा ही कंपन शुरू होता है। और ये जो कंपन होता है वो दोस्तों कपकपाने के साथ होता है, नहीं कुछ मतलब कंपन मतलब कपकपाने जैसा होता है। तो वैसा ही दोस्तों ये जो ग्रास नली है वो भी क्या होता है, ये भी दोस्तों कपकपाती है, यानी इसमें थिथिलन का गुण पाया जाता है। और ये जो थिथिलन होता है वो जानते कैसा होता है, वो होता है सिकुड़न, यानी सिकुड़ने और फैलने का, सिकुड़ने और फैलने का, यानी कि जब दोस्तों जहां पर भोजन होगा वहां पर फैल जाएगा और फिर जब नीचे जाएगा भोजन तो जहां पर भोजन था वहां का जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। और सिकुड़ने फैलने यानी इसी थिथिलन के कारण, इसी कंपन के कारण जो भोजन होता है वो ग्रास नली से होते हुए आमाशय तक पहुंच पाता है, यानी आमाशय तक आ जाता है। तो दोस्तों आप देख पाते हैं कि आपकी इतनी पतली नली से जो भोजन होता है वो किस तरीके से आमाशय तक पहुंचता है। और मैं आप सभी को बता दूं, अगर जो भी बच्चे ये डाउट रखे होंगे माइंड में कि क्या ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ग्रास नली में बिल्कुल भी भोजन का पाचन नहीं होता। ग्रास नली के बाद जो पहला भाग आपको मिलता है उसी में भोजन का पाचन होता है। तो ग्रास नली के बाद जो पहला भाग है वो कौन मिलता है, तो वो मिलता है आमाशय। और इसी आमाशय में दोस्तों किसका पाचन होता है, तो इसी आमाशय में भोजन का पाचन होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, तो आमाशय के बारे में। आप लोगों ने ग्रास नली को अच्छे से जान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आमाशय में देख सकते हैं दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय कहलाता है। आपके आहार नाल में जो सबसे चौड़ी थैली होगी, जो सबसे चौड़ा भाग होगा, उसी को दोस्तों कहा जाता है आमाशय। देख सकते हैं इन सभी भागों की तुलना में जो आप ये थैली देख रहे हैं ना, ये वाली थैली, ये वाली थैली, ये जो थैली होती है यह दोस्तों आपके आहार नाल का सबसे चौड़ी थैली होती है। और जब इसमें भोजन का प्रवेश होता है, यानी जब इसमें भोजन आ जाता है, तो उस स्थिति में ये जो थैली है वो दोस्तों और भी बड़ी हो जाती है, अर्थात यह फैल जाती है। ठीक है, तो आमाशय हम लोग किसको बोलेंगे, तो दोस्तों आमाशय हम उसे बोलेंगे जो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। अगर हम बात करें आमाशय की विशेषता का, तो दोस्तों बताया जा रहा है यह मोटी दीवार वाली थैली नुमा मांसल संरचना है जो चपटी और यू आकार का होता है। देखिए अगर हम बात करें आमाशय के परत का, इसके दोस्तों सतह का, तो इसकी जो सतह होती है वो काफ़ी दोस्तों मोटी होती है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें आमाशय के संरचना का, तो इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है, तो वो होती है मांसल। तो मैंने आप लोग को अभी बताया कि मांसल का मतलब क्या होता है, मांसल का मतलब होता है मांस के जैसा, यानी कि जो भी आपका अंग केवल मांसपेशियों से मिलकर बना होता है उस अंग को कहा जाता है मांसल अंग। ठीक उसी प्रकार से जो आपका दोस्तों ये आमाशय है वो केवल और केवल मांसपेशियों की सहायता से निर्मित हुआ है, इसीलिए जो आमाशय है उसको कहा जाता है मांसल संरचना वाला अंग। ठीक है, और इसकी जो आकृति होती है वो होती है दोस्तों कैसी, तो वो होती है यू आकार की। आप लोगों ने ABCD में यू को देखा होगा, तो यू कैसा होता है, तो वो कुछ दोस्तों इस प्रकार से होता है। तो ऐसा ही आकृति जो है वो आपके आमाशय में भी देखी जाती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो देखिए आपको देखने से पता चलेगा कि इसकी जो आकृति है वो कैसी है। देखिए कैसी है, यू के जैसी है। कैसी है देख सकते हैं, कैसी है, तो भाई यू के जैसी है। तो इसकी आकृति यू के जैसे होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि आमाशय का जो आकार होता है वो यू के आकार के जैसा होता है। और साथ ही अगर हम बात करें इसके दोस्तों स्वरूप का, तो इसका जो स्वरूप है वो होता है थैली नुमा, यानी थैली के जैसा। क्यों थैली के जैसा, क्योंकि दोस्तों यह भोजन को रखता है। अब ग्रास नली से भोजन आ रहा है तो भोजन कहाँ जाएगा, तो दोस्तों ये जो भोजन है वो आमाशय में जाएगा। और आमाशय में आने के बाद वो डायरेक्टली क्या होता है, वो बिल्कुल भी छोटी आंत में नहीं जाता है। वो दोस्तों क्या होगा कि सबसे पहले ग्रास नली में जब भोजन आकर आमाशय में जब प्रवेश करेगा तो इस आमाशय में दोस्तों भोजन का पाचन होगा। जब इस आमाशय में भोजन का संपूर्णतः पाचन हो जाएगा तभी जाकर जो आपका भोजन है वो दोस्तों छोटी आंत में प्रवेश करता है। ऐसा नहीं कि बस ग्रास नली से आमाशय में आया और फिर डगर के चला गया किस में, तो छोटी आंत में। तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसके पीछे भी
दोस्तों एक कहानी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, हो सकता है कि आप लोगों ने 7 क्लास में पढ़ा होगा। 7 क्लास की किताब में दिया हुआ है कि दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सेंट मार्टिन। क्या नाम था? सेंट मार्टिन। उनको दोस्तों गोली लगने के कारण इनका जो पेट था उसमें छेद हो गया था। जब दोस्तों उन्हें लोगों द्वारा चिकित्सक के पास लेकर जाया गया तो उस स्थिति में जो चिकित्सक थे उन्होंने अपने उपचार के बल पर इस व्यक्ति की जान तो बचा लिया, लेकिन दोस्तों ये जो व्यक्ति है वो ज्यादा दिनों तक बिल्कुल भी जीवित नहीं रह पाया। अब आप लोग बोलिएगा कि वो कैसा भाई चिकित्सक था जो कि व्यक्ति को अच्छी तरीके से उपचार नहीं किया था, या मतलब व्यक्ति में कोई प्रॉब्लम था जिसके कारण ये जो व्यक्ति था वो मर गया था? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चिकित्सक थे उनके उपचार में ही कमी था, क्योंकि दोस्तों उस समय जो उपचार का जो प्रसार था वो इतना नहीं हुआ था जितना आज के समय में है। उस समय जो चिकित्सक थे वो दोस्तों उन्होंने जब इसे गोली लगने वाले व्यक्ति के गोली वाले स्थान पर जब उपचार किया था तो दोस्तों वहां पर उन्होंने क्या किया था कि केवल पट्टी लगाकर दोस्तों उस गोली वाले हिस्से को ढक दिया था। देखिए अब जहां गोली लगेगा वह छेद होगा, जहां गोली लगेगा वो छेद होगा, छिद्र होगा, ठीक है। तो उस छिद्र को वो बिल्कुल भी बंद नहीं कर पाए थे, बस उस छिद्र को पट्टी से वो ढक दिए थे और पट्टी से ढककर इस व्यक्ति की जान बचा लिए थे। इसीलिए बाद में ये जो व्यक्ति है वो दोस्तों मर गया था। जब बाद में इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो जो चिकित्सक थे, देखिए उस चिकित्सक का जानते नाम क्या था? उस चिकित्सक का नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट, जो कि अंग्रेजी सैनिक थे। तो उन्होंने ये सोचा कि इस व्यक्ति के पेट में गोली लगने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो आखिर इसकी मृत्यु क्यों हो गई? क्योंकि मैंने तो इसका उपचार किया था। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब इसके पेट में गोली लगी थी तो गोली लगने से इसके पेट में छिद्र हुआ था। जब दोस्तों पेट के छिद्र को बंद नहीं कर पाइएगा तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में बिना पचा हुआ जो भोजन है वह इस छिद्र से बाहर निकलने लगेगा, और जब बाहर निकलेगा तो वह एक तरीके से क्या होगा? वो एक तरीके से आपके शरीर के लिए जहर का काम करेगा और उस स्थिति में आपकी जान भी जा सकती है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो वही चीज क्या किए थे जो चिकित्सक थे, उन्होंने परीक्षण के आधार पर उस व्यक्ति के आमाशय पर उन्होंने परीक्षण किया था, क्योंकि दोस्तों पेट के जिस स्थान पर गोली लगा था उस स्थान पर था आमाशय। कौन था? उस स्थान पर आमाशय था और आमाशय पर ही दोस्तों गोली लगा हुआ था, आमाशय में ही छेद हुआ था। तो उन्होंने ये देखा कि जिस स्थान पर छेद हुआ था आमाशय के, वहां से क्या हो रहा है? वहां से दोस्तों एक तरल पदार्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? तो तरल पदार्थ निकल रहा है। और इस तरल पदार्थ को जब उन्होंने भोजन पर प्रयोग किया, भोजन पर परीक्षण किया, तो उन्होंने ये पाया कि ये जो तरल पदार्थ है वो क्या करता है? ये भोजन का पाचन करता है, यह भोजन को पचाता है, ठीक है। और जब भोजन को पचा देता है तभी भोजन क्या होता है? तभी ये भोजन अपना स्वरूप परिवर्तित करके वो छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो इस आधार पर दोस्तों उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि जब तक पूर्णतः भोजन का पाचन आमाशय में नहीं हो जाता है तब तक आमाशय से जो भोजन है वो छोटी आंत में नहीं जा सकता है। अर्थात जब ग्रासनली से आपके भोजन आमाशय में जाता है और उसमें उसका पूर्णतः पाचन होता है तभी वो जो भोजन है वो छोटी आंत में प्रवेश करता है, अन्यथा वो बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर वो दोस्तों आमाशय में भोजन नहीं पच पाता है तो उस स्थिति में आमाशय से जो भोजन है वो क्या होगा कि ग्रासनली से होते हुए पुनः आपके मुख से बाहर निकल जाएगा, और इसी क्रिया को कहा जाता है उल्टी या फिर बमन। इसी को उल्टी या बमन के रूप में क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। तो इनके इसी प्रयोग से क्या हुआ था? इसके इसी प्रयोग से पता चला था कि आमाशय ही वो भाग है जिसमें भोजन का संपूर्णतः पाचन होता है, और इसमें जब संपूर्णतः पाचन हो जाता है तभी इस आमाशय से जो भोजन है वो छोटी आंत में प्रवेश करता है। इस चीज को दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया। और साथ ही आप लोग ये समझना कि जो आपकी भोजन पचने की जो क्रिया है वो कैसी है? वो होती है रासायनिक ना कि यांत्रिक। उसी समय पता चला था कि जब आमाशय में भोजन पचता है तो भोजन पचने की जो क्रिया है वो रासायनिक होती है ना कि यांत्रिक, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने बताया भी है यहाँ पर, इसी से होकर भोजन छोटी आंत तक पहुंचता है। आमाशय के आंतरिक भाग में पाचक रस, श्लेष्मा तथा HCl स्रावित होते हैं। तो दोस्तों अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, पाचक रस, श्लेष्मा और HCl, ये क्या करते हैं दोस्तों? ये आमाशय में भोजन पचाने का कार्य करते हैं। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर जो भोजन है वो आमाशय में किस तरीके से पचता है, अर्थात भोजन को पचाने में ऐसे कौन कौन से घटक हैं जो कि सहायक होते हैं। तो दोस्तों देखिए
नीचे बताया जा रहा है जठर ग्रंथि। ये जो जठर ग्रंथि है इसको पाचक ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, जो कि आपके आमाशय में उपस्थित रहता है। अगर दोस्तों हम बात करें जठर ग्रंथि की परिभाषा का, तो आप देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा है आमाशय की भीतरी दीवार पर यानी उसके अंदर स्तंभाकार एप्थिलियम कोशिकाओं का स्तर होता है, यानी एप्थिलियम कोशिकाओं का फैलाव होता है। तो अगर आज एग्जाम में पूछा अगर जाए कि आमाशय के भीतरी दीवार पर स्तंभाकार किन कोशिकाओं का प्रसार होता है, स्तर होता है, तो आप लोग बता देना कौन सा कोशिका भाई, तो एप्थिलियम कोशिका। कौन सा कोशिका, तो एप्थिलियम कोशिका। और ये जो कोशिकाएं होते हैं वो जगह जगह अंदर की ओर धंसे हुए रहते हैं। ये जो कोशिकाएं होते हैं वो जगह जगह अंदर की ओर धंसे रहते हैं, यानी कि आमाशय के भीतरी सतह में जगह जगह धंसे हो रहते हैं जो आपके एप्थिलियम कोशिकाएं होते हैं। और इन्हीं धंसे भागों की कोशिकाएं जठर ग्रंथि का निर्माण करती है, यानी जठर ग्रंथि का जो निर्माण होता है वो होता है एप्थिलियम कोशिकाओं की सहायता से। और इसी ग्रंथि के कारण यानी जठर ग्रंथि के कारण दोस्तों आपके जठर रस का स्राव होता है, यानी पाचक रस का स्राव होता है। तो देखिए यहाँ पर जो पाचक रस का स्राव होता है वो दोस्तों डायरेक्टली नहीं होता, इसके पीछे भी क्या है, प्रक्रिया है, जिसे आप लोग को समझना बहुत ही आवश्यक है। सारा चीज आप लोग ध्यान समझना, सब कुछ समझ में आएगा। आपने जाना कि जठर ग्रंथि कैसे बनता है, तो जठर ग्रंथि आपके आमाशय के भीतरी दीवार पर उपस्थित जो एप्थिलियम कोशिकाएं होती हैं उनकी सहायता से क्या होता है, वो निर्मित होता है। ठीक, अब देखिए इसमें है जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। जो जठर ग्रंथि में जो कोशिकाएं होती हैं वो मुख्यतः कितनी होती हैं, वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला आता है आपका श्लेष्मा कोशिकाएं, दूसरा आता है आपका भीतीय या अम्लजन कोशिकाएं, और तीसरा आता है आपका जाइमोजिन कोशिकाएं। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले किस पर, तो श्लेष्मा कोशिकाएं पर। तो देखिए दोस्तों जो श्लेष्मा कोशिका है यानी जो श्लेष्मा कोशिका है वो क्या करते हैं कि श्लेष्मा का स्राव करते हैं। देख सकते हैं ना यहाँ पर श्लेष्मा, देखो है ना श्लेष्मा, तो इसी श्लेष्मा का क्या करते हैं, ये जो श्लेष्मा है इसका जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है, तो श्लेष्मा कोशिकाओं की सहायता से होता है। और ये जो श्लेष्मा कोशिकाएं हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं जठर ग्रंथि में। ठीक, और साथ ही देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है म्यूकस, श्लेष्मा को ही अंग्रेजी में म्यूकस बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं किताब में आपको म्यूकस भी मिल जाएगा। म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को HCl तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। जो श्लेष्मा होता है वो क्या करता है कि आमाशय का जो भीति होता है ना, जो दीवार होता है, और साथ ही जठर ग्रंथि, जो जठर ग्रंथि होते हैं यानी दोस्तों जो एप्थिलियम कोशिकाएं होते हैं उनकी सहायता से जब जठर ग्रंथि का निर्माण होता है तो इस जठर ग्रंथि की रक्षा कौन करता है, वो करता है दोस्तों श्लेष्मा। याद रखना कौन करता है, तो श्लेष्मा करता है। और साथ ही साथ वो क्या करता है कि HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो HCl है और जो पेप्सिन है ये आपको कहाँ पर मिलता है। ठीक, ये चीज़ को आप लोग समझकर रखना। देखिए दूसरा नंबर में जो कोशिका है वो है भीतीय या अम्लजन कोशिकाएं। तो अम्लजन मतलब कि ये जो कोशिकाएं होंगी वो अम्ल का स्राव करेंगी। ये जो कोशिकाएं होंगी वो अम्ल का स्राव करेंगी, और ये जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका संकेत होता है HCl के रूप में। तो देखिए मैंने लिखवाया है HCl का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। दोस्तों जो आपकी तीसरी कोशिका है उसका नाम है जाइमोजिन कोशिकाएं, और जो आप ये देख रहे हैं ना निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, तो इस निष्क्रिय पेप्सिनोजेन का जो स्राव है वह यही कोशिकाएं करते हैं, यानी जाइमोजिन कोशिकाओं से ही निष्क्रिय पेप्सिनोजेन का स्राव होता है। और इस निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने वाला जो घटक होता है वो होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका स्राव अम्लजन कोशिकाओं की सहायता से होता है। जो HCl होता है वो क्या करता है कि जीवाणुनाशक और साथ ही भोजन के साथ
आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है। मतलब समझ सकते हैं कि जो आपका HCl है वो दोस्तों आपके भोजन के साथ आने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उन्हें वो नष्ट करता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भोजन के साथ या अपने गंदे हाथ के साथ जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसके साथ दोस्तों बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे पेट में चले जाते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, बीमार कर सकते हैं और साथ ही हमारे शरीर को दोस्तों काफी क्षति कर सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनसे जो रक्षा है वो कौन करता है? इनसे जो रक्षा है वो करता है HCl यानी कि अम्ल। कौन सा अम्ल? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव में क्या होता है कि जो आपके जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो इसके प्रभाव में आते ही मर जाते हैं, जिससे कि आपके शरीर में आपके भोजन को पाचन कराने में जो एंजाइम्स होते हैं उनका बिल्कुल भी कोई क्षति नहीं होता और आपके शरीर में जो भोजन का पाचन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं। और ये जो तीसरा है उसे दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ ही लिया, निष्क्रिय पेप्सिनोजन का। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपके आमाशय में जो HCl का स्राव है वो बहुत अधिक मात्रा में होने लगता है। उस स्थिति में आपके आमाशय की भीतरी दीवार को सुरक्षित रखने वाला जो श्लेष्मा होता है वह बिल्कुल भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय की दीवार को सुरक्षित नहीं रख पाता। क्यों नहीं रख पाता? क्योंकि दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो स्राव है वो सामान्य से ज़्यादा हो जाता है और जब सामान्य से ज़्यादा हो जाता है तो उस स्थिति में जो श्लेष्मा होते हैं उनका जो प्रभाव होता है रक्षा करने का वो दोस्तों बहुत ही नगण्य हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। और इसलिए जो आमाशय की दीवार होती है वहां पर दोस्तों जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो अपना बुरा प्रभाव डालता है। जब अपना बुरा प्रभाव डालता है तो उस जगह पर यानी आमाशय की दीवार पर जहां पे अपना प्रभाव डाल रहा है वहां पर दोस्तों जानते क्या होता है? वहां पर दोस्तों घाव निकल जाता है। एक तरीके से दोस्तों जानते हैं वहां जख्म निकल जाता है और इसी घाव यानी इसी जख्म को कहा जाता है अल्सर। कोई बोलता है ना डॉक्टर कि आपको अल्सर की बीमारी हो चुकी है, तो इसी चीज को अल्सर कहा जाता है, इसी घाव को कहा जाता है अल्सर। और ये जो अल्सर की बीमारी है वो उन्हें ही होती है जो लोग बहुत लंबे समय तक भूखे रह जाते हैं। यानी जो लोग बहुत लंबे समय तक भूखे रहते हैं, भोजन को बिल्कुल भी दोस्तों ग्रहण नहीं करते लंबे समय तक, तो उनमें ही दोस्तों इस अल्सर वाली बीमारी को देखा जाता है। क्योंकि दोस्तों जब आप भोजन नहीं कर पाते तो उस स्थिति में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो स्राव है वो धीरे 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 बढ़कर वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा हो जाता है। जो बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो उस स्थिति में जो आमाशय की भीतरी दीवार है उसको सुरक्षित रख पाने में जो आपका श्लेष्मा है वो बिल्कुल भी क्या हो पाता है? वो बिल्कुल भी सक्षम नहीं रह पाता है। लेकिन जब आप भोजन ग्रहण करोगे तो भोजन ग्रहण करने से क्या होता है कि जब आपका भोजन आमाशय में जाएगा तो उस आमाशय में आए भोजन को पचाने का काम कौन करेगा? तो पचाने का काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करेगा, ना कि दोस्तों आपके आमाशय को क्षति पहुंचाएगा। इसीलिए अगर आप लोग सोचते हैं कि हम मतलब कोई अगर मान के चलते आपसे कोई गुस्सा हो गया या बहुत चीज दोस्तों आप टेंशन में है, सोचिएगा कि हम ये सारा चीज मतलब भोजन पर इस चीज को हम निकालें, गुस्सा निकालें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि गुस्सा एक जगह और भोजन एक जगह, यानी समय से भोजन कर लेना चाहिए। अपने आप को लंबे समय तक, लॉन्ग समय तक बिल्कुल भी भूखे नहीं रहने देना चाहिए। ठीक है, आगे देख सकते हैं, ये सारा चीज मैंने आप लोगों को बता दिया है दोस्तों। अब देख सकते हैं कि जो आपका जठरस है वो क्या कहलाता है भाई? देखिए हमने लिखा हुआ है जठरस। जठरस को ही क्या बोलते हैं? जठरस को ही हम लोग पाचक रस के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों ये जो जठरस है वो जानते कैसे बनता है? वह इन्हीं तीनों कोशिकाओं के स्राव से मिलकर बनता है। जो आपका श्लेष्मा कोशिकाएं हो गए, जो भीतीय कोशिकाएं हो गए और जाइमोजिन कोशिकाएं हो गए, तो दोस्तों इन्हीं कोशिकाओं से क्या होता है? इन्हीं कोशिकाओं से दोस्तों स्राव होता है और इनके स्राव का जो सम्मिलित रूप है वही कहलाता है जठरस, जिसे हम लोग पाचक रस के रूप में भी जानते हैं। तो दोस्तों देखिए आपके भोजन को पचाने में, आपके भोजन को पचाने में जो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो होता है एंजाइमों का। क्योंकि जो आपका भोजन है वो जटिल से सरल कहाँ बन जाता है? मुख में। क्योंकि उसमें भी क्या होते हैं? आपके मुख में उपस्थित जो लार है उसमें एंजाइम होते हैं जिसे एमिलेस कहा जाता है, जो कि भोजन को सरल बना देते हैं। और जब यह भोजन आमाशय में जाता है तो इस आमाशय में उपस्थित जो एंजाइम होते हैं, इन्हीं एंजाइमों के प्रतिक्रिया के कारण जो भोजन है उसका पाचन हो पाता है। तो देखिए जो पाचक रस है ना, तो इस पाचक रस में आने वाले जो मुख्यतः आपके एंजाइम होते हैं वो होते हैं कौन कौन? तो एक होता है पेप्सिन, एक होता है गैस्ट्रिक लाइपेज और एक होता है रेनिन। ये तीन ठो एंजाइम आप लोग हमेशा याद करके रखना। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो पेप्सिन एंजाइम है इसका क्या काम होता है और जो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम है और जो रेनिन है इसका क्या काम होता है। देख सकते हैं
जो पेप्सिन एंजाइम है ना, वो क्या करता है कि प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। अगर आप कोई ऐसे आहार खा रहे हैं, ऐसे भोजन खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन है, तो वो क्या करता है कि प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है, यानी उसे वो बदल देता है। दूसरा है आपका एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है आपका, वो क्या करता है कि वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। अगर आप ऐसे भोजन कर रहे हैं जिसमें वसा है, तो उसे क्या करता है कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। और तीसरा जो एंजाइम है वो है आपका रेनिन, और रेनिन का मुख्य कार्य होता है दूध को पचाना। जो आप दूध पी रहे हैं उसका जो पाचन होता है वो दोस्तों रेनिन एंजाइम की सहायता से ही पाचन होता है। और इस तरीके से आपके आमाशय में जो भोजन के पाचन की जो क्रिया है वो संपूर्णतः बिल्कुल अच्छी तरीके से हो पाती है। तो दोस्तों इतना सब कुछ आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि आखिर जो आमाशय वो क्या कहलाता है, जो जठर ग्रंथि है इसका निर्माण कैसे होता है, और साथ ही जठर ग्रंथि से निकलने वाली जो दोस्तों आपके जठर रस होता है उसकी सहायता से आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है, वो सब कुछ आप लोगों ने जान लिया। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जब आपके आमाशय में भोजन का पाचन परिपूर्णता हो जाएगा तो उस स्थिति में जानते हैं जो आपका भोजन होता है वो आपका काढ़ा लेई के रूप में हो जाता है, लेई के जैसा काढ़ा ले के रूप में, है ना, एकदम काफा मतलब लौरा लौरा जैसा हो जाता है, पूरा लौरा लौरा, पूरा जब लौरा लौरा हो जाएगा ना काढ़ा ले के रूप में, तो उस स्थिति में जो आप देख रहे हैं ना पैपवा हाई वाला, पैपवा हाई वाला, ये वाला, इसी माध्यम से, इसी पाइप के माध्यम से अब ये क्या करता है, यह क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। अब ये जाकर क्या करेगा, छोटी आंत में प्रवेश करेगा। जब यह छोटी आंत में प्रवेश करेगा तो उसके बाद क्या होगा, इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।